पूर्व मंत्री यशोमती ठाकुर ने किसानों के लिए अति महत्वाकांक्षी गुरुकुंज उप सिंचाई योजना परियोजना स्थल पर धरना दिया। परियोजना स्थल पर लाखों रुपयों की सामग्री की चोरी के मामले में विरोध प्रदर्शन किया गया था। विधायक यशोमती ठाकुर के आक्रामक रवैये पर सिंचाई विभाग से 2 घंटे में लिखित आश्वासन मिलने के बाद वापस ले लिया गया, लेकिन इन 2 घंटों में अधिकारियों के ठंड में जमकर पसीने छूटे। तिवसा जल संसाधन विभाग के अंतर्गत अमरावती नागपुर राजमार्ग के साथ ऊपरी वर्धा की मुख्य नहर के किनारे गुरुकुंज उप सिंचाई योजना लागू की जा रही है। 29 अक्टूबर की रात अज्ञात चोरों ने यहां बिजली आपूर्ति स्थल से लाखों का माल लूट लिया। यह योजना तिवसा तहसील के 22 गांव के लिए बहुत फायदेमंद है। 400 हेक्टेयर कृषि पानी के नीचे आ जाएगी। पानी देने की तैयारी के दौरान सामग्री गायब होने पर यशोमती ठाकुर ने नाराजगी जताई है। उन्होंने विरोधियों पर आरोप लगाया कि चोरी साजिश का हिस्सा थी। शाम को विधायक यशोमती ठाकुर ने अपने कार्यकर्ताओं और किसानों के साथ उपसा सिंचाई परियोजना स्थल पर धरना शुरू कर दिया। यशोमती ठाकुर ने लिखित आश्वासन देने के बाद विरोध वापस ले लिया, जबकि बिजली व्यवस्था शुरू करने के लिए आवश्यक सामग्री रास्ते में थी और रविवार दोपहर तक उन्हें स्थापित कर चालू कर दिया जाएगा, जबकि भजन कीर्तन का जाप करते हुए विरोध प्रदर्शन चल रहा था। तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। यशोमती तक तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। वंदनीय राष्ट्र संत तुकडोजी गुरुदेव की जय। जर नुकसान झालं तर आम्ही कसं काय सहन करायचं? या ठिकाणी आपण जे परिसरामध्ये बसलेलो आहे तो उपसा सिंचन योजनेचा हा परिसर आहे आणि ही स्कीम झाली पाहिजे म्हणून आम्ही खूप कष्ट घेतले। आमच्या आयुष्यातले 10-15 वर्ष या ठिकाणी याच्या कामी लागलेले आहेत। आज ही स्कीम तयार झालेली आहे। या ठिकाणी पाणी उद्या मिळणार आणि आज चोरी होते आहे आणि खोदून विचारल्यानंतर कळतं आहे की फक्त इथं नाही, या भागामध्ये जवळपास 6 ठिकाणी विदर्भामध्ये अशा चोऱ्या झाल्या आहेत। 6 ठिकाणी चोऱ्या झाल्या म्हणजे एक चोरी जर 30 लाखाची आहे जी आम्हाला माहिती आहे, त्या बाकीच्या चोऱ्या जर मिळवल्या तर 2-2.5 लाखाच्या वर या चोऱ्या होतात आहे आणि 2-2.5 कोटीच्या वर ह्या चोऱ्या आहेत आणि आम्ही काय सहन करायचं? कशासाठी सहन करायचं? हे अधिकाऱ्यांचं कर्तव्य नाही आहे? या ठिकाणी ज्याच्यासाठी आम्ही कष्ट घेतले, ज्या गोष्टी आता शेतकऱ्यांना फळ देणाऱ्या होत्या, दुबारा आता या ठिकाणी आम्ही पेरणी करणार होतो आणि आम्हाला आमचं दुपटीने त्या ठिकाणी इन्कम वाढणार होतं। 40-1 कोटीचं नुकसान आहे या पंचकुशीतलं, जर आता आम्हाला हे पाणी मिळालं नाही तर। राज्य में समय से पहले चुनाव वाले उद्धव ठाकरे की भविष्यवाणी की कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री विधायक यशोमती ठाकुर ने समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि शिंदे फडणवीस सरकार असंवैधानिक है, लिहाजा ये सरकार ज़्यादा दिन नहीं टिकेगी। ऐसे में राज्य में मध्यवर्ती चुनाव हो सकते हैं। बघा, आता मी कॉन्स्टिट्यूशनची विद्यार्थी आहे आणि आपण जर कॉन्स्टिट्यूशन व्यवस्थित वाचलं, संविधान जर आपण व्यवस्थित वाचलं असेल तर आपल्याला लक्षात येईल की ज्या प्रकारे आत्ताचं गव्हर्नमेंट जे बसलेलं आहे ते बरोबर नाही। मला कोर्टावर टीका टिप्पणी करायची नाही आहे, पण एक अपेक्षा नक्कीच आहे की कोणीतरी असा बाप निघावा संविधानाचा आणि त्यांनी खऱ्या अर्थानं खरं काय आहे ते या जनतेला, समाजाला, देशाला आणि जगाला दाखवावं की या देशामध्ये आम्ही पार्शालिटी करत नाही, आम्ही इम्पार्शल आहोत आणि आमचं संविधान आमच्यासाठी खूप मायने ठेवतं आणि या संविधानाचा मान सन्मान झाला पाहिजे असा अट्टहास आहे। तर उद्धव ठाकरे साहेब जे बोलत आहेत त्याच्यामध्ये नक्कीच तथ्य आहे, कारण जे सरकार आहे ते अनकॉन्स्टिट्यूशनल या ठिकाणी बसलेलं आहे आणि सुप्रीम कोर्टचा जर निर्णय इम्पार्शल झाला आणि खऱ्या अर्थानं कोणी कोणाची बाजू घेतली नाही तर मध्यवर्ती निवडणुका कधीही लागू शकतील असं माझंही मत आहे। बच्चू कडू के गृहनगर से ड्रोन छिड़काव गतिविधि लागू की गई है। इसके लिए विधायक बच्चू कडू अपने क्षेत्र के किसानों के लिए 6 से 7 ड्रोन खरीदे हैं। फसलों को रोगों और कीटों से बचाने के लिए छिड़काव एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है, लेकिन छिड़काव करते समय किसान 15 से 20 लीटर दवा का भार लेकर छिड़काव कर रहे हैं, जिससे छिड़काव बहुत कठिन काम है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए विधायक बच्चू कडू ने अमरावती जिले के बेलोरा में किसानों को ड्रोन उपलब्ध कराया है। ड्रोन के छिड़काव से पैसे, समय और पानी की बचत होगी और छिड़काव से विषबाधा से बचा जा सकेगा। इसके लिए विधायक बच्चू कडू ने कहा कि वह अपने क्षेत्र के किसानों के लिए 6 से 7 ड्रोन खरीदेंगे और उन ड्रोन को छिड़काव के लिए किसानों को उपलब्ध कराएंगे। अमरावती में दिसंबर माह में इज्तिमा होने की जानकारी है। इसके लिए शहर के 22 एकड़ खुली जमीन पर तैयारियां शुरू की जा चुकी हैं।
अमरावती शहर में 3 दिवसीय तबलीगी इज्तिमा का आयोजन अगले माह 2, 3 और 4 दिसंबर को होने जा रहा है। इसके लिए इज्तिमा नवसारी टी पॉइंट पर ऑर्चिड इंटरनेशनल स्कूल के सामने खाली पड़ी 22 एकड़ खुली जमीन पर तैयारियां भी शुरू हो चुकी है। इस इज्तिमा में अमरावती विभाग के 5 जिलों से इज्तिमा जुटेंगे, जिन्हें महाराष्ट्र समेत अन्य जिलों से आने वाले 40 से भी ज्यादा अकाबरीन, उलेमा ए कराम, हाफिज, कारी व नातवामदीन और मजहब को लेकर मार्गदर्शन करेंगे। अगले माह आयोजित होने जा रहे इस दीनी तबलीगी इज्तिमा को ध्यान में रखते हुए अभी से ही युद्ध स्तर पर तैयारियां की जा चुकी है और समूचे जिले से नौजवान सखीदम तगार अमरावती आकर इज़्ने मागा तैयार करने में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जिसके तहत नवसारी परिसर में प्रस्तावित आयोजन स्थल पर साफ सफाई करने से लेकर विभिन्न कार्य चल रहे हैं और सभी कामों के लिए अलग अलग समितियों का गठन करते हुए जिम्मेदारान को अलग अलग कामों का जिम्मा बांटा गया है। इसके साथ ही ट्रैक्टर व रोलर के जरिए जमीन को समतल बनाने का काम फिलहाल चल रहा है, जिसके बाद इज़्ने मागा तक पहुंचने वाले रास्ते को भी समतल बनाया जाएगा। इन सभी कामों के लिए सेवादारों द्वारा इज्तिमा पर दिन रात मेहनत की जा रही है। श्री अंबा देवी और श्री एकवीरा देवी संस्थान के अमरावती में शनिवार को तुलसी विवाह समारोह बहुत ही उत्साह और पारंपरिक और धार्मिक तरीके से मनाया गया। श्री अंबा देवी संस्थान में संस्थान के ट्रस्टी किशोर बेंद्रे और श्री एकवीरा देवी मंदिर में संस्थान के ट्रस्टी शैलेश वानखेड़े ने तुलसी पूजन किया। इस अवसर पर दोनों संस्थानों के ट्रस्टी, पुजारी, स्टाफ सदस्य सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे। पिछले 2 वर्षों में अंबा देवी और एकवीरा देवी मंदिर में कोई त्योहार नहीं मनाए गए थे, लेकिन अब कोरोना के सारे प्रतिबंध हटने के बाद तुलसी विवाह बड़ी धूमधाम से मनाया गया। शनिवार को दोनों मंदिरों में पूजा अर्चना के साथ उत्सव मनाया गया। कार्तिकी शुद्ध द्वादशी से तुलसी विवाह घर घर में शुरू होता है। तुलसी का विवाह कार्तिकी पूर्णिमा यानी त्रिपुरी पूर्णिमा तक किया जा सकता है। घर में शादी की रस्म की तरह ही आंगन में तुलसी की शादी होती है। तुलसी विवाह के बाद विवाह समारोह भी शुरू हो जाता है। तुलसी विवाह आज से पूर्णिमा तक मनाया जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार जब माता तुलसी ने क्रोध में भगवान विष्णु को श्राप दे दिया तो वह एक काले पत्थर में बदल गया। इस श्राप से छुटकारा पाने के लिए भगवान ने शालिग्राम पाषाण के रूप में अवतार लिया और तुलसी से विवाह किया। दूसरी ओर तुलसी को देवी लक्ष्मी का अवतार माना जाता है। वैसे तो कई लोग एकादशी को तुलसी विवाह करते हैं, वही कई तुलसी विवाह द्वादशी को होते हैं। ऐसे में तुलसी विवाह के लिए एकादशी और द्वादशी दोनों तिथियां निश्चित है। तुलसी विवाह के अवसर पर अंबा देवी और एकवीरा देवी मंदिर को खूबसूरती से सजाया गया। इसके साथ ही इस स्थान पर दीपों की स्थापना की गई। अंधेरी पूर्व उपचुनाव में महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार ऋतुजा लटके ने जीत हासिल की। इस पर बीजेपी नेता और सांसद अनिल बोंडे ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि ऋतुजा लटके बधाई की पात्र है, लेकिन उनकी जीत का श्रेय उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को दिया जाना चाहिए। ऋतुजा लटके ताईंचा विजय झाला, त्यांचं मनपूर्वक अभिनंदन। परंतु आज जे शिवसैनिक, जे सैनिक नाचतात आहे, पेढे खातात आहे, आनंद व्यक्त करतात आहे, त्यांनी हे लक्षातच ठेवलं पाहिजे की या विजयाचं सगळं श्रेय देवेंद्रजी फडणवीस यांचं आहे। कारण भारतीय जनता पक्षाचा उमेदवार पाठीमागे जर घेतला नसता तर यांना नाचता नसता आलं, यांचे तोंड लटकलेले राहिले असते आणि म्हणून या विजयाचं श्रेय त्यांनी देवेंद्रजी फडणवीस यांना द्यावं। कारण तशी यांची नाचक्की नोटांनी करून ठेवलेली आहे। 12,000 पेक्षा जास्त नोटाला मतं मिळाले, म्हणजे 20% लोकांनी सरळ सरळ सांगितलं आहे की तुम्ही आम्हाला आवडत नाही। यावरून त्यांनी आत्मपरीक्षण करावं। मेलघाट में किसानों ने अनोखे तरीके से ज्वार को कीड़ों से बचाने की पहल की है। इस पहल की हर कोई सराहना कर रहा है। इस समय खेत में कई कीड़े फसल को प्रभावित कर रहे हैं। ऐसे में जहां फसलों को भारी नुकसान हो रहा है, वहीं अमरावती जिले के एक किसान ने इस प्रकोप से बचने की तरकीब निकाली है। जिले के कई किसान अपनी फसलों को जंगली कीड़ों से बचाने के लिए ज्वार के ब्रैकेट पर प्लास्टिक डालते हैं। इससे किसान फसल को कीड़ों से बचाने में सफल हो रहे हैं।
पिछले 4 दशकों से महाराष्ट्र में पक्षियों पर काम करने वाली संस्था महाराष्ट्र पक्षी मित्र द्वारा दिए गए 2022 के पुरस्कारों की घोषणा की गई। सोलापुर में भीमाशंकर कुलकर्णी को इस वर्ष के पक्षी मित्र जीवन गौरव पुरस्कार दिया जाएगा। इन पुरस्कारों का वितरण आगामी 35वें महाराष्ट्र पशु मित्र सम्मेलन में किया जाएगा। इस वर्ष स्वर्गीय रमेश खेड़कर स्मृति बर्ड वॉचर लाइफ अवार्ड की घोषणा सोलापुर के श्री भीमाशंकर कुलकर्णी को की गई है, जो एक लंबे समय तक पक्षी संरक्षण और जन जागरूकता के लिए काम करते हैं। साथ ही वे पक्षियों पर पुस्तकों के लेखक भी रहे हैं। इस पुरस्कार में उन्हें नगद प्रमाण पत्र और स्मृति चिन्ह दिया जाएगा और यह पुरस्कार विदर्भ पक्षी मित्र मंच द्वारा डॉक्टर अनिल पिंपलपुरे द्वारा प्रायोजित है। दूसरा पुरस्कार पक्षी अध्ययन अनुसंधान प्रकाशन के क्षेत्र में और जन जागरूकता के सदस्य नांदेड़ के प्रोफेसर डॉक्टर जयवर्धन विठलराव बालखंडी को दिया जाएगा। वहीं घायल पक्षियों के उपचार और जीआईबी फाउंडेशन के साथ काम करने वाले पक्षी मित्र सदस्य राजकुमार जगदीश कोहली को इस वर्ष शुश्रूषा पुरस्कार की घोषणा की गई। यह पुरस्कार महाराष्ट्र पक्षी मित्र नागपुर के सदस्य अनिल बहादुर द्वारा प्रायोजित है। महाराष्ट्र पक्षी मित्र तर्फे दरवर्षी दिले जाणारे 4 पुरस्कार, या पुरस्काराची घोषणा आज या पक्षी सप्ताहानिमित्त येथे करण्यात येत आहे। आपल्याला माहिती आहे की महाराष्ट्र पक्षी मित्र ही संघटना महाराष्ट्रामध्ये गेल्या 41 वर्षापासून म्हणजे 1981 पासून कार्यरत असून या महाराष्ट्र पक्षी मित्र अंतर्गत दरवर्षी राज्यस्तरीय संमेलनं होत असतात, तसेच विभागीय संमेलनं होत असतात। महाराष्ट्र पक्षी मित्रमुळे महाराष्ट्रात पक्षी मित्रांचं आणि निसर्गप्रेमींचं एक मजबूत असं जाळं निर्माण झालेलं आहे। आज महाराष्ट्र पक्षी मित्रचे 1400 आजीवन सभासद, आज महाराष्ट्र पक्षी मित्रचे 1400च्या पेक्षा जास्त आजीवन सभासद महाराष्ट्रभर आणि महाराष्ट्राच्या बाहेर सुद्धा असून यामध्ये अनेक जण पक्षी संवर्धनासाठी, पक्षी जनजागृतीसाठी, तसंच पक्ष्यांविषयी संवर्धन असेल, त्याचं रेस्क्यू असेल, अशा वेगवेगळ्या क्षेत्रात काम करत असतात। तर अशा व्यक्तींचा, अशा संस्थांचा, त्यांच्या कार्याचा गौरव व्हावा यासाठी महाराष्ट्र पक्षी मित्रकडून 4 पुरस्कार दिले जातात। तर यावर्षी हे पुरस्कार 2022 चे घोषित करण्यात येत आहे। त्यामध्ये पहिला जो पुरस्कार आहे तो म्हणजे महाराष्ट्र पक्षी मित्र जीवन गौरव पुरस्कार। यह पुरस्कार 35वें महाराष्ट्र पक्षी मित्र सम्मेलन में वितरित किया जाएगा और इस वर्ष फरवरी 2023 में चंद्रपुर में महाराष्ट्र पक्षी मित्र सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। महाराष्ट्र पक्षी मित्र ने बताया कि सम्मेलन के उद्घाटन कार्यक्रम में इन पुरस्कारों का वितरण गणमान्य व्यक्तियों द्वारा किया जाएगा। आदित्य ठाकरे 7 नवंबर को बुल्ढाना का दौरा करेंगे। उनकी बैठकें बुल्ढाना और मेहकर में होगी, इसीलिए बुल्ढाना तहसील के शिवसेना प्रमुख लखन गाडेकर ने बैठक की अनुमति के लिए पुलिस को औपचारिक रूप से आवेदन किया। हालांकि पुलिस ने कानून व्यवस्था के मुद्दे को देखते हुए इस जगह पर बैठक करने से इनकार कर दिया है, जिससे पुलिस और शिवसैनिक के बीच विवाद निर्माण हो गया। शिंदे समूह के संजय गायकवाड़ का संपर्क कार्यालय उस जगह के करीब है जहां सभा होनी है, इसलिए कानून व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसलिए पुलिस ने बुल्ढाना में आदित्य ठाकरे की सभा को अनुमति देने से इनकार कर दिया है। हालांकि आदित्य ठाकरे की सभा को लेकर पुलिस और शिवसैनिकों के बीच टकराव हुआ है। शिवसैनिकों का कहना है कि सभा जयस्तंभ चौक के गांधी भवन में ही होगी। हालांकि जयस्तंभ चौक को 5 रास्ते जुड़ने से ट्रैफिक जाम की समस्या निर्माण हो सकती है और साथ ही संजय गायकवाड़ का कार्यालय नजदीक होने से बुल्ढाना पुलिस ने बैठक को अनुमति नहीं दी। हे बघा, अत्यंत चुकीची माहिती किंवा अत्यंत चुकीचा मेसेज मीडियामार्फत व्हायरल केला जात आहे। सर्वप्रथम बुलढाणा पोलीस प्रशासनाने माननीय आदित्य साहेबांच्या सभेला विरोध केलेला नाही आहे किंवा त्यांनी बुलढाण्यात सभा घेऊ नये अशी त्यांची परवानगीसुद्धा नाकारण्यात आली। स्थिती येऊ नये तसेच माननीय मुख्यमंत्री शिंदे गटाचे जे आमदार आहेत संजूभाऊ गायकवाड यांचे कार्यालयसुद्धा अगदी समोरच आहे आणि मागच्या काही घटना बघता त्या घटनेची पुनरावृत्तीसुद्धा होऊ नये या एवढ्या कारणावरून फक्त त्यांना सभेकरिता आपण पर्यायी जागा शोधावी किंवा आणखी हे करावे याकरिता फक्त त्यांना परवानगी नाकारली होती, बाकी इतर कोणत्या कारणाने नाही। हे काय म्हणत असतील मला माहिती नाही, परंतु पोलीस प्रशासन त्या ठिकाणी ज्या ठिकाणी कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो
आणि जनतेच्या हिताकरिता काही कठोर पावले पोलीस प्रशासनाला उचलणे भाग पडते, अशा वेळी पोलीस प्रशासन त्या ठिकाणी कायदा सुव्यवस्थेला कुठेही तडजोड करणार नाही। बुल्ढाना पुलिस ने आदित्य ठाकरे के सभा स्थल को अनुमति देने से इनकार करते हुए आयोजकों से अनुरोध किया है कि वे किसी और सभा स्थल पर सभा लें। तो वही शिवसैनिकों का कहना है कि हम सभा उसी स्थान पर करेंगे जहां नियोजन हुआ है। बुल्ढाना शिवसेना सहसंपर्क प्रमुख छगन मेहत्रे ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि अगर प्रशासन ने हमें अनुमति देने से मना किया तो भविष्य में ठीक नहीं होगा। आदित्य साहेबांची सभा शहरातली रद्द नाही झाली तर गांधी भवनातल्या जागेच्या ऐवजी दुसऱ्या ठिकाणी त्यांनी तो कार्यक्रम करावा अशा सूचना सल्ला पोलीस प्रशासनाकडून त्यांना देण्यात आलेला आहे। हा परिसर आमच्या सगळ्या चाहत्यांचा समर्थकांचा आहे। माझं कार्यालय देखील याच ठिकाणी आहे आणि मागचा अनुभव पाहता सभा घेताना त्या ठिकाणी चिथावणीखोर भाषण करायचं, अश्लील टीका त्या ठिकाणी करायची, आमच्या कार्यकर्त्याला उचकवल्या जाईल अशा प्रकारचं भाष्य करायचं आणि मग त्याची रिॲक्शन आली की मग पोलीस प्रशासनानं काही केलं नाही, पोलीस प्रशासन त्यांना पाठीशी घालते, बाळासाहेब ठाकरेकडे दादागिऱ्या करतो असा टाहो फोडायचा। याच्याकरता पोलीस प्रशासनाने ज्या गोष्टी भविष्यात घडूच नाही अशा गोष्टी टाळण्याकरता आणि कायदा सुव्यवस्था राखण्याकरता जो काही निर्णय घेतला असेल, मला वाटतं त्यांची पोलिसांची भूमिका ही कायदेशीरदृष्ट्या योग्य आहे। आज बुलढाणा येथे आमचे युवासेनेचे प्रमुख आदित्य ठाकरे यांची 7 तारखेला होणारी सभा गांधी भवन या ठिकाणी होणार आहे। माहितीच्या सूत्राच्या आधारे पोलिसांनी त्या ठिकाणी परवानगी नाकारली असं कळते, परंतु मी आपल्याला प्रशासनाला सांगू शकतो किंवा तुम्ही एखाद्या आमदाराच्या दबावाखाली किंवा सत्तेचा माज जो काही तुम्हाला आलेला आहे हा बरोबर नव्हे। तुम्हालाही संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये फिरायचं आहे आणि ती वेळ तुम्ही आमच्या शिवसैनिकावर आणू नका। सभा त्याच ठिकाणी होणार, बुलढाण्याला गांधी भवन ठरलेल्या वेळेतच होणार, त्यामध्ये कोणताही बदल केला जाणार नाही। प्रशासनाला माझा इशारा आहे, जर आम्ही काही त्या सभेमध्ये चुकीचं बोललो, काही भानगडी झाल्या, तर सर्वची जबाबदारी आमच्यावर आहे। आम्हाला आता शेतकऱ्याचे प्रश्न, कामगाराचे प्रश्न, शेतमजुराचे प्रश्न आणि या महाराष्ट्र राज्याला कसं पुढे न्यायचं या विषयावर आम्ही यापुढे बोलणार आहे। गद्दारीचा विषय संपलेला आहे, त्याचे पैसे खोके घेऊन ते संपलेलं आहे। त्यामुळे याच्या पुढे आम्हाला या महाराष्ट्रातल्या जनतेला आणि महाराष्ट्रातल्या जनतेची नाळ जी आमची जुडलेली आहे शिवसेनेची, उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांची, त्या लोकांच्या भल्यासाठी, त्यांच्या कामासाठी आम्ही यापुढे लढा देणार आहे। सभा मात्र त्याच ठिकाणी ठरलेल्या वेळेत होणार म्हणजे होणार म्हणजे होणारच। शिवसेना प्रमुख सन्माननीय आदित्यजी ठाकरे साहेब यांचा महाराष्ट्रभर निष्ठा यात्रेच्या निमित्तानं, शेतकऱ्याशी संवाद साधण्याच्या निमित्तानं या ठिकाणी आदित्य साहेब महाराष्ट्रभर दौरे करत आहेत। 7 तारखेला गांधी भवन येथे बुलढाण्यामध्ये आम्ही त्या ठिकाणी जाहीर सभेसाठी प्रशासनाकडे अर्ज केला होता, पोलीस प्रशासनाकडे अर्ज केला होता, पण त्या ठिकाणी गांधी भवन हे स्थळ नाकारून पोलीस प्रशासन कुणाच्या दबावाखाली काम करत आहे हा खऱ्या अर्थानं माझा पोलीस प्रशासनाला सवाल आहे। गेल्या अनेक वर्षापासून गांधी भवन येथे त्या ठिकाणी कार्यक्रम होत आहेत। मागच्या वेळेस सुद्धा त्या ठिकाणी आदित्यजी ठाकरे साहेबांची जन आशीर्वाद यात्रा त्या ठिकाणी झाली होती, पण प्रशासन या ठिकाणी उडवाउडीची उत्तरं देऊन, त्या ठिकाणी मनाला पटत नाही अशी कारणं देऊन त्या ठिकाणी ते स्थळ नाकारण्याचं काम प्रशासन करत आहे। पण बुलढाणा जिल्ह्यामध्ये या ठिकाणी आदित्यजी ठाकरे साहेब यांची सभा जंगी त्या ठिकाणी होईल। यांनी प्रशासनाने कितीही स्थळं नाकारलं, या ठिकाणी काहीही केलं तरी या ठिकाणी बुलढाणा जिल्ह्यामध्ये आदित्य साहेबांची सभा अतिशय मोठ्या ताकदीने या ठिकाणी जिल्ह्यामध्ये होईल। जिला परिषद की विभिन्न विषय समितियों की 4 सभापति पद के लिए पिछले सप्ताह हुए चुनाव के नतीजे शनिवार को घोषित हुए। वंचित बहुजन आघाड़ी के 4 उम्मीदवारों ने सबसे ज़्यादा वोट हासिल कर जीत हासिल की है। समाज कल्याण सभापति के रूप में आम्रपाली खंडारे, महिला एवं बाल कल्याण सभापति के रूप में रिजवाना परवीन शेख मुख्तार और 2 अन्य विषय समितियों के सभापति के रूप में माया नाइक और योगिता रोकड़े को विजयी घोषित किया गया है। चारों सभापति चुनाव में जीत के बाद जिला परिषद में सत्ताधारी वंचित बहुजन आघाड़ी ने पटाखे फोड़कर जीत का जश्न मनाया। 28 अक्टूबर को अमरावती विभागीय आयुक्त शिवसेना ठाकरे समूह की जिला परिषद सदस्य लता पवार को सदस्य के पद से अपात्र घोषित करने का आदेश दिया।
इस आदेश के खिलाफ दायर याचिका की पृष्ठभूमि में कोर्ट ने सभापति पद के लिए चुनाव प्रक्रिया को पूरा करने और अगले आदेश तक चुनाव परिणाम घोषित करने की प्रक्रिया को रोकने का आदेश दिया था। चारों सभापति के लिए चुनाव प्रक्रिया पूरी करने के बाद बंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ में 1 नवंबर को संबंधित मामले में सुनवाई हुई। सदस्य के पद के लिए सदस्य लता पवार को अपात्र घोषित करने के लिए अमरावती विभागीय आयुक्त द्वारा दिए गए आदेश को रद्द करते हुए अदालत ने विभागीय आयुक्त को इस मामले में 9 नवंबर को फिर एक बार सुनवाई करने का आदेश दिया। विषय समित्याचे सभापती, समाज कल्याण सभापती आणि महिला बाल कल्याणचे सभापती यांचा जो निकाल रोखण्यात आला होता मतदानाच्या दिवशी, त्या निकालाचा आज तो निकाल जाहीर करण्यात आला आणि तो संपूर्ण निकाल वंचित बहुजन आघाडीच्या माध्यमातून लागला। त्यामुळे आज पुन्हा एकदा वंचित बहुजन आघाडी कोर्टासमोर सुद्धा सक्षम झाली आणि विनाकारण विरोधकांनी हा निकाल रोखण्याचा एक प्रयत्न केला होता। वास्तविक पाहता जे पद गेलं होतं ते पद जातीच्या याच्यामुळे गेलं होतं, याच्यात वंचितचा कोणत्याच प्रकारचा हस्तक्षेप नव्हता, पण विरोधकांना विनाकारण वंचितला कुठेतरी थांबवण्याचा जो प्रयत्न चालू होता तो प्रयत्नसुद्धा आज न्यायालयाच्या माध्यमातून हाणून पाडण्यात आला आणि याच ठिकाणी आज वंचितच्या वतीने फार मोठा जल्लोष साजरा करण्यात आला। मी सध्या बाळासाहेब आंबेडकर आणि अनिलताई आंबेडकरांचे मनपूर्वक या ठिकाणी आभार मानतो। महाराष्ट्र राज्य लोक सेवा आयोग ग्रुप सी सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा 5 नवंबर को आयोजित की गई थी। जिले के 4,416 उम्मीदवारों में से 3,562 ने परीक्षा दी और 851 उम्मीदवार अनुपस्थित रहे। अकोला में यह परीक्षा 16 केंद्रों पर आयोजित की गई थी। इससे पहले 8 अक्टूबर को सेकेंडरी सर्विसेज अराजपत्रित ग्रुप बी संयुक्त पूर्व परीक्षा हुई थी। परीक्षा केंद्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने और किसी गड़बड़ी को रोकने के लिए आदेश जारी किए गए। परीक्षा नियंत्रक के रूप में रेजिडेंट डिप्टी कलेक्टर प्रोफेसर संजय खड़से ने निरीक्षण किया। परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए कुल 4 समन्वय अधिकारी कार्यरत थे। इनमें बलवंत अरखराव, सुनील पाटिल, वीए जंजाल एवं अनिल चिंचोलिए शामिल थे। न्यूज़ रूम से बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप देखते रहिएगा UCN अमरावती न्यूज़।